शिक्षा जगत में नई शिक्षा नीति को लेकर अच्छी खासी चर्चाएं हैं, होनी भी चाहिए। इसी संदर्भ में आज मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में नई शिक्षा नीति की मैं चर्चा करूंगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। सन 1968 और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद यह स्वतंत्र भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए केंद्र के साथ साथ राज्यों का भी दायित्व है कि शिक्षा के संचालन में सहयोग करें। मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के विद्यार्थियों और शिक्षकों में भी कई सारी भ्रांतियां हैं, संदेह और संशय है, लेकिन ऐसी कोई बात वास्तव में है नहीं। सत्य यह नहीं है। सत्य यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सर्वसमावेशी है। राष्ट्रीय जीवन और वैयक्तिक जीवन के विविध पहलुओं को ध्यान में रख करके इस शिक्षा नीति का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशन में इसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। आप जब प्रवेश प्रक्रिया में से गुजरेंगे तो आप सबसे पहले विषय का चयन करते हैं। आपने जिन विषय समूह को अपने आवेदन में चयनित किया है, जो विषय समूह आपको आवंटित हुआ है, उसमें से कोई एक विषय आपको मुख्य विषय के रूप में, मेजर सब्जेक्ट के रूप में चयन करना होगा। इसके बाद उन्हीं आवंटित विषयों में से एक गौड़ विषय यानी माइनर सब्जेक्ट का भी चयन करना होगा। ये माइनर सब्जेक्ट का कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि उदाहरण के लिए आप मान लीजिए मुख्य विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस चयनित करते हैं, तो कंप्यूटर साइंस को सप्लीमेंट करने के लिए मैथमेटिक्स का नॉलेज आपको होना चाहिए, या मैथमेटिक्स से आपको मदद मिल सकती है। तो इस तरह से आप एक गौड़ सब्जेक्ट के रूप में मैथमेटिक्स को रख सकते हैं, फिजिक्स को रख सकते हैं, और इन दो विषयों का चयन आप इस तरह से कर सकते हैं। निश्चित रूप से मुख्य विषय या मेजर सब्जेक्ट के अंक ज्यादा होंगे, अलॉटेड मार्क्स गौड़ सब्जेक्ट में कम होगा। इसी प्रकार से मुख्य विषय का सिलेबस गौड़ विषय यानी माइनर सब्जेक्ट के सिलेबस से बड़ा होगा, माइनर सब्जेक्ट का सिलेबस छोटा होगा। अब बारी आती है हमारे ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट का। ये विकल्प है, आपको ढेर सारे विषयों का विकल्प आपको पोर्टल पे उपलब्ध होगा, उसमें से किसी एक का चयन आप कर सकते हैं। तो यह तीसरा आपका विषय होगा। इसका भी कंसेप्ट कुछ इस तरह से आया है कि मान लीजिए आप फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, आपने मुख्य विषय फिजिक्स चुन रखा है और आपकी हॉबी है संगीत, पैशन है, आपकी रुचि है संगीत में, तो आप उस संगीत को भी अपने अध्ययन का विषय बना सकते हैं। आपके पाठ्यक्रम का
पाठ्य वस्तु का वह भी एक अंग होगा, सिलेबस का वह भी एक अंग आप बना सकते हैं। इस तरह से आप अपनी हॉबी को भी अपने एकेडमिक के साथ जोड़ सकते हैं। यह आपके पास विकल्प मौजूद है, अवसर मौजूद है। इस तरह से ये वैकल्पिक विषय का जो अवधारणा है यह काफी व्यापक है। इसमें ढेर सारे विषय भी सम्मिलित किए गए हैं और वे विषय कहीं ना कहीं आपके हॉबी को, रुचि को, अभिरुचि को और भी निखार प्रदान करेंगे। इसी तरह से ये चौथा विषय आपको चयन करना है। तो चौथा विषय क्या है? कौशल विकास। कौशल विकास के रूप में या जिसे कहें आप हुनर के रूप में एक न एक नॉलेज आपको होना चाहिए। प्रायः हम देखते हैं कि विद्यार्थी कक्षाओं में कुछ इस तरह के भी आते हैं जिनकी सैद्धांतिक विषयों में कोई रुचि नहीं होती, वे सैद्धांतिक ज्ञान में उतने प्रवीण नहीं होते। ऐसे विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास का जो विषय है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। या यह भी देखने में आता है कि मान लीजिए कोई दर्शन शास्त्र या दार्शनिक ज्ञान के क्षेत्र में बहुत पैठ रखता हो, समाज शास्त्र में बहुत अच्छी पकड़ रखता हो, लेकिन उसके बदौलत उसे कोई रोजगार नहीं उपलब्ध हो पा रहा हो, उस दशा में अगर उसने कोई कौशल या हुनर सीखा है अपने अध्ययन के दौरान, तो वह जीविकोपार्जन का साधन उसे बना सकता है। और इसी आधार पर यह व्यावसायिक पाठ्यक्रम निर्मित किए गए हैं, जिसमें साइबर स्किल है, कंप्यूटर स्किल है और भी ढेर सारी स्किल्स दी गई हैं, जिनका अध्ययन करके आप अपने नागरिक जीवन की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण विषय है आधार पाठ्यक्रम। यह सभी के लिए अनिवार्य है और आधार पाठ्यक्रम में भाषा और पर्यावरण के अध्ययन पर बल दिया गया है। भाषा चूंकि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक निखार उत्पन्न करता है, लेखन या अभिव्यक्ति का कौशल व्यक्तित्व को हमें आकर्षक बना देता है। इस लिहाज से इस आधार पाठ्यक्रम को सृजित किया गया है, निर्मित किया गया है। तो यह भी आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए इसे अनिवार्य विषय के रूप में रखा गया है। इस शिक्षा नीति की एक और विशेषता है, जो आप मेजर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, माइनर पढ़ेंगे या ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इन तीनों में से किसी में भी आप स्नातकोत्तर या रिसर्च डिग्री तक अध्ययन कर सकते हैं। इस शिक्षा व्यवस्था में ऐसा प्रावधान है कि आप तीनों में से किसी को भी अपने स्नातकोत्तर अध्ययन या अनुसंधान का विषय भी बना सकते हैं। यह इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको ढेर सारे अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, जिसमें आप अपनी विशेषज्ञता, आप अपनी अभिरुचि, आप अपने ज्ञान की अभिवृद्धि कर सकते हैं। अभी तक के शिक्षा व्यवस्था में ये देखा गया है कि खेलकूद, योगा, एनसीसी, एनएसएस जैसे करिकुलम के बाहर के विषय माने जाते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के रूप में हम इसे रिकॉग्नाइज करते थे, मान्यता देते थे। अब ऐसा नहीं है। खेलकूद हो, एनसीसी हो या योगा हो, इसको सिलेबस का एक अंग बना दिया गया है। इस तरह से आप अगर खेलकूद में रुचि रखते हैं तो वह खेलकूद आपकी रुचि और अभिरुचि के साथ साथ
आपके अध्ययन का भी विषय होगा। और पहले जो स्थितियां थी कि आप एक अच्छे खिलाड़ी जब के रूप में जब विकसित होते थे तो आपका अकादमिक फील्ड जो है वह इग्नोर होने लगता था। अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा, खेल कूद भी चूंकि आपके पाठ्यक्रम का एक अंग हो चुका है, तो इस तरह से आपके एकेडमिक को बिना कोई नुकसान पहुंचाए आप अपनी खेल कूद की प्रतिभा को या एनसीसी के प्रतिभा को, अपनी गतिविधि को और अधिक निखार सकते हैं बगैर किसी एकेडमिक कास्ट पे। तो ये नई शिक्षा नीति में ही संभव हो पा रहा है। अब ये भी देखने में आएगा कि इंजीनियरिंग का छात्र भी संगीत की शिक्षा ले रहा होगा। अभी आप देखेंगे कि फिजिक्स का विद्यार्थी अगर उसकी अभिरुचि है तो फैशन डिजाइनिंग भी सीख रहा होगा। तो ये वास्तव में हम सभी के ज्ञान के साथ साथ जीवन के विविध पहलुओं को ध्यान में रख करके बनाई गई शिक्षा नीति है। एक चमत्कृत करने वाली शिक्षा नीति है। और इसके अलावा यह भी देखने में आ रहा है कि शिक्षक भी कुछ भ्रमित हैं नई शिक्षा नीति को लेकर के। प्रायः लोग प्रश्न करते हैं, मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के प्राध्यापकगण, कि क्या हमें संगीत या अर्थशास्त्र की मौद्रिक नीति का भी अध्यापन कराना पड़ेगा? तो ऐसा कतई नहीं है। नई शिक्षा नीति में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि आसपास के महाविद्यालयों में जो भी विषय विशेषज्ञ होगा उन वैकल्पिक विषयों का अध्यापन उनसे कराया जाएगा। इसके अलावा शासन का ये उद्देश्य है कि 2030 तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक बहुविषयक उच्च अध्ययन केंद्र, उच्च शिक्षा केंद्र विकसित किया जाए और वह आसपास की सारी जरूरतों को, सारे अध्ययन को एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में भी कार्य करेगा। और इसके अलावा 2040 तक यह उद्देश्य रखा गया है कि बहुविषयक शिक्षा संस्थान के रूप में ढेर सारे महाविद्यालयों को विकसित कर लिया जाएगा ताकि आपके अध्ययन अध्यापन के लिए कोई परेशानी उपलब्ध नहीं होगी। इसके अलावा सरकार की मंशा है कि जीडीपी का 6% शिक्षा के क्षेत्र में व्यय होगा। निश्चित रूप से अगर ऐसा होता है और होगा भी, विश्वास है हमें, तो संसाधनों की कमी नहीं रहेगी, अधोसंरचना शासन विकसित करेगा और नई शिक्षा नीति अपने उद्देश्यों में सफल होगी, ऐसा हमें उम्मीद है। साथ ही साथ यह भी देखने में आ रहा है कि नई शिक्षा नीति जीवन के सर्वांगीण विकास पे बल दे रही है। इसमें व्यक्तिगत विकास के साथ ही साथ राष्ट्रीय चुनौतियों का भी बखूबी सामना करने की क्षमता है। आप इस शिक्षा नीति के माध्यम से न केवल आप व्यक्तिगत विकास कर पाएंगे बल्कि राष्ट्र की चुनौतियों को, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी सजग रहेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे। यह शिक्षा नीति इस तरह से व्यवस्थित और डिजाइन की गई है। तो अब मैं समझता हूं कि नई शिक्षा नीति को लेकर के कोई भ्रमपूर्ण स्थिति नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे समय बीतेगा शासन इस दिशा में प्रयास करेगा और सरकारों का यह भी प्रयत्न होगा
कि शिक्षा विभाग को छोड़ करके बाकी विभाग भी इससे इंटरेक्ट हों। हमारे विद्यार्थी इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के माध्यम से अन्य शासकीय विभागों में भी आएंगे जाएंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे और इस तरह से अन्य विभागों का भी सहयोग नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये सफल होगी और अपनी उद्देश्यों को पूर्ति करने में सक्षम होगी। इन्हीं उम्मीद के साथ धन्यवाद।